हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके वीकली एनालिसिस में। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर हम अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन तो करते ही करते हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट और आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज है, परेशान है और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे मेन एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ रह चुके हैं जो कि 27 जनवरी 2027 को स्टार्ट होने जा रहा है और दूसरी तरफ एमपीटी भी करीब आता जा रहा है जो सितंबर के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सर अब हम मेन एग्जाम के ऊपर फोकस करें या एमपीटी के ऊपर फोकस करें? देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपका फोकस होना चाहिए वो मेन एग्जाम के ऊपर ही होना चाहिए। देखिए, जब आप 12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपके एमपीटी की प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ हो रही होती है, तो आप इजीली एमपीटी को पास कर सकते हैं। देखिए, एमपीटी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कह लें कि टफेस्ट जो आपका टेस्ट है। ट्रिकी जरूर हो सकता है अगर आपने चीज़ों को सही इन डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ होगा। देखिए, आपने करना क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर एमपीटी के लिए 1 से 2 घंटे फिक्स कर दें, लेकिन आपने सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान अफेयर का सेक्शन अलग होना चाहिए, पोर्शन अलग होना चाहिए, करंट अफेयर का अलग होना चाहिए, एबिलिटी का अलग होना चाहिए, इस्लामिक स्टडी का अलग होना चाहिए, इस तरह इंग्लिश का अलग होना चाहिए जिसके अंदर ग्रामर एंड वोकैब आती है। अगर आपको कहीं ना कहीं पर यह लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं करंट अफेयर के ऊपर फोकस करूं ताकि एमपीटी निकल जाएगा, लेकिन आपके मेन एग्जाम के लिए इशू बन सकता है। तो इंग्लिश के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना तो बनता ही नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं बनता, क्योंकि इंग्लिश ने ही तो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी आपका एबिलिटी का पोर्शन वीक है तो आप करंट अफेयर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि आपका एमपीटी निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। देखिए, मेन एग्जाम के अंदर जो है आपने करना क्या है, सिलेबस को कवर करना है साथ साथ आपने। ठीक है, पास्ट पेपर्स को भी अटेम्प्ट करना है, डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी आपकी एवेल्युएशन लाजमी करवाएंगे। जब तक आप एवेल्युएशन ही नहीं करवाएंगे आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं या कौन कौन से आपके मिस्टेक्स हैं। तो एवेल्युएशन भी ज़रूरी है। तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए इन शॉर्ट वो किसके ऊपर होना चाहिए, मेन एग्जाम के ऊपर होना चाहिए और एमपीटी को भी आप 1 से 2 घंटे देते जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ। देखें, वीक में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर, इनके ऊपर आज हम एक अपनी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आज हमारे पास 9 टॉपिक्स रहेंगे जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, इन 9 टॉपिक्स में एक टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का, और आपको पता है कि वीकली बेसिस के ऊपर उनका एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है जिसको हम लाजमी ऐड करते हैं ताकि मेन एग्जाम के अंदर एज ए रेफरेंस कोट किया जा सके। ठीक है, तो इन 9 टॉपिक्स के बारे में सुनकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम इन 9 टॉपिक्स को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देखें, ये चीजें क्लियर करना काम मेरा है। ठीक है, आपको समझाना मेरा काम है, आपने चीज़ों को नोट करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना है और बाकी चीज़ों को मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स के ऊपर लेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू और देन जो है इनके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेसिकली पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एलिवेशन, द मक्का ट्राइलैटरल डिफेंस पैकेट एंड इमर्जिंग रीजनल डायनामिक्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर बात की जा रही है हार्ड पावर की कि पाकिस्तान ने विदाउट गोइंग इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी कंट्री, पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को गेन किया हार्ड पावर को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉपिक रहने वाला है। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारे पास मलिया लोधी साहिबा का गवर्नेंस फेलियर्स। अब इसके अंदर बेसिकली रीजंस की बात की गई है, कॉजेस की बात की गई है और इन कॉजेस को आपने लाजमी नोट करना है। देखें, अगर देखा जाए तो लास्ट वीक से हमें पूरे कह लें कि मुल्क के अंदर एक ही डिबेट देखने को मिल रही है न्यू प्रोविंसेस को लेकर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लेकर, एंड एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट।
ठीक है। और इसके अंदर बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से हमें गवर्नेंस फेलियर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है तो यहां पर हमें गवर्नेंस जो है वो फेलियर देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बल्कि क्या हो रहा है, यहां पर कुछ रीजंस की बात की गई है जिनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो रहेगा थर्ड नंबर पर, ये भी सेम है, पाकिस्तान डोमेस्टिक गवर्नेंस फेलियर, लेकिन इसके अंदर जो कॉजेज हैं, जो रीजंस है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, 18th अमेंडमेंट की बात की गई है, नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई है, 2014 के अंदर जो है वो कह लेके बनाया गया था, जिसके हमें 20 एजेंडास देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेड की बात की गई है, जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ जो है अभी 10 मंथ हो चुके हैं बंद है, ठीक है। तो देखा जाए तो डेवोलेशन, सिक्योरिटी ओवरसाइट एंड बॉर्डर ट्रेड डिसरप्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास टॉपिक रहेगा पाकिस्तान ईरान जियो इकोनॉमिक अलाइनमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है। 10th ज्वाइंट ट्रेड कमेटी इजलास हुआ यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। बार्टर ट्रेड मैकेनिक्स की बात की गई है और उसके बाद एशिया के लेन देन की बात की जा रही है, तजारत की, ठीक है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में। 10th बिलियन डॉलर बायलैटरल गोल्स, ठीक है। तो जो कह लें कि ट्रेड को बेसिकली 10 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5th नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक रहेगा पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी। देखें अभी वाशिंगटन के अंदर 4th यूएसए एंड पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स हुए, ठीक है। और यहां पर जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी जो स्टेटमेंट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर ये चीजें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4th जो है कह लें यूएसए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स हुए हैं वाशिंगटन के अंदर, ठीक है। अफगान सेफ हेवंस की बात की जा रही है, यूएसए बायलैटरल एंगेजमेंट एंड द कश्मीर क्वेश्चन। देखिए कश्मीर की अगर बात की जाए तो 7th एनिवर्सरी जो है बेसिकली यहाँ पर मनाई जा रही है। और अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को एंड किया गया था कश्मीर के अंदर 370 और 35, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बात की जा रही है अफगान सेफ हेवंस की, ठीक है। तो अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अगस्त 2021 से लेकर अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने जब से कह लें कि यहाँ पर पूरा सिस्टम संभाला है, तब से लेकर पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5th एनिवर्सरी की बात की गई, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए 6th नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक रहेगा पाकिस्तान सोमालिया डिफेंस डिप्लोमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान में जो हमें कह लें कि यहाँ पर रिप्रोचमेंट देखने को मिल रहे हैं। रिप्रोचमेंट की तो बात नहीं करेंगे, हालांकि पहले भी सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान में रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहां पर इसलिए आना पड़ रहा है या इसके साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन कर चुका है 2025 के अंदर। और अभी रिसेंटली यहां पर क्या हुआ कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने मिलकर जो है ट्राइलैटरल डिफेंस पैकेट साइन किया, जिसको बोला जाता है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, वो साइन किया गया। अब अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और टर्की ये दोनों सोमालिया के ऊपर बेसिकली कह लें कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो सोमालीलैंड है, सोमालीलैंड जो सोमालिया का पार्ट था, सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज किया? इजराइल ने किया, इसलिए कॉम्पिटिशन वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मिलिट्री कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात की गई है। 7th नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यूएसए क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है और $3 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। डोमेस्टिक री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस सप्लाई चेन एंड जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन स्पेशली बात की जा रही है यूएसए और चाइना के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेकंड लास्ट, यूएसए पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप की बात की जा रही है, ठीक है। जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, सप्लाई चेन्स एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक रहेगा द क्लैरिटी एक्ट, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने की बात की जा रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूएसए, क्रिप्टो रेगुलेशंस, बैंकिंग सेक्टर कंपटीशन एंड द लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स। तो ये है हमारे पास 9 टॉपिक्स और अब हम इनके ऊपर अपनी करते हैं डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एलिवेशन, द मक्का ट्राइलैटरल डिफेंस पैकेट एंड इमर्जिंग रीजनल डायनामिक्स। देखें मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड जो कह लें कि लेक्चर आने वाला है, जिसके अंदर मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वो लेक्चर आप लाजमी लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट एंड हार्ड पावर लेवरेज, कि पाकिस्तान को जिस तरह कह लें कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन हुए थ्रू किसके?
हार्ड पावर के। अब पाकिस्तान विदाउट कह के यहाँ पर गोली चलाए पाकिस्तान ने अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को गेन किया, और वो किस तरह किया इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए हिस्ट्री उठाकर देखें तो बड़ी देर के बाद पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिली है कि पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर और फैसिलिटेटर रोल प्ले किया, ठीक है। और यही चीज पाकिस्तान के लिए जीत है, ठीक है, यही कहा जा रहा है बेसिकली यहां पर, ठीक है। स्ट्रैटेजिक गेन्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, तो पाकिस्तान किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गया और यहां पर जो है वो कह लेके स्ट्रैटेजिक गेन्स किया। अब ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन किया किस तरह, अब देखें सऊदी अरेबिया और ईरान आमने सामने थे, ठीक है, क्योंकि ईरान ने क्या किया यहाँ पर रिटेलिएट किया और यूएसए मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, वार्निंग दी गई, या आप कह सकते हैं ये अवेयर किया गया बेसिकली, सॉरी, ईरान को, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ पड़ा है, आपको जो है उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर जो है ईरान की तरफ से हमें कह लेके जो अटैक्स थे या जो कह लेके जो यूएसए मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जा रहा था उसमें कमी देखने को मिली, ठीक है। तो ये पाकिस्तान या कह लेके यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज गेन हुआ, ठीक है। इस तरह हार्ड पावर को यहाँ पर कह लेके डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो वो कह लेके इंटरफेरेंस नहीं किया, हालांकि एज ए पीस मेकर रोल प्ले करता रहा है, एज ए मीडिएटर रोल प्ले करता रहा है, ठीक है। पाकिस्तान हैज एक्सपेंडेड इट्स जियोपॉलिटिकल क्लाउड थ्रू कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लॉयमेंट एंड फैसिलिटेटिंग रीजनल नेगोशिएशंस चैनल्स, ठीक है। एक्सपेंडेड स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर साउथ एशिया से लेकर वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट तक अपना रोल प्ले किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हार्ड पावर की बात की जा रही है, बेसिकली मिलिट्री पावर की बात की जा रही है कि मिलिट्री पावर ने किस तरह यहाँ पर अपना रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये चीज भी है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा री एवेल्युएटिंग द गन्स एंड बटर, गन्स वर्सेस बटर। अब गन्स की अगर बात की जाए तो मिलिट्री पावर के जो असर रसूख हमें बढ़ता जा रहा है इसकी भी जरूरत है, लेकर दूसरी तरफ अगर देखा जाए बटर की बात की जाए तो बटर देखा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है वो रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, ये चीज भी है। डायलेमा डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सबस्टेंशियल मिलिट्री इन्वेस्टमेंट एंड न्यूक्लियर डेटर्स रिप्रेजेंट अ इमीडिएट स्ट्रैटेजिक करेंसी। अब देखें यहां पर जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा मिलिट्री पावर को कहले एज ए स्ट्रैटेजिक करेंसी जो है वो कंसीडर किया जा रहा, हालांकि पहले पाकिस्तान को यही बार बार जो है कहले के की तरफ पाकिस्तान के ऊपर यही थोड़ा सा क्रिटिसिज्म एक्सपर्ट्स की तरफ से देखने को मिलता है बेसिकली कि सारा जो है डिफेंस के ऊपर जो है कहले के इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सारा उसके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर स्टेट की इंपॉर्टेंस जाननी है ना तो वो पैलेस्टाइन को जाकर पूछें, कश्मीर को जाकर पूछें, वो आपको बताएंगे कि स्टेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए आज मिलिट्री ही है जिसकी बेस के ऊपर आज हम अपने स्टेट के अंदर सांस ले पा रहे हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हमें वेस्टर्न फ्लैंक पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह हमें ईस्ट की तरफ से हमें वाटर अग्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कश्मीर वाला इशू भी है, ठीक है। तो आज आपकी जो स्टेट सर्वाइव कर रही है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की वजह से, और बार बार यही कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लेकिन आज वही जो है कह लें मिलिट्री पावर या हार्ड पावर एक स्ट्रैटेजिक करेंसी बन चुकी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद लेवरेज ड्यूरिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अपहेवल, हालांकि तीसरा हमें जियोपॉलिटिकल अपहेवल देखने को मिल रहा है, इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को गेन किया, ठीक है, और अपना कह लेके यहाँ पर कह लेके सिक्का मनवाया या एक अपना कह लेके नाम यहाँ पर कह लेके एक पैदा किया कि पूरी दुनिया के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप ऐड करेंगे। इफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ हार्ड पावर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज वाया कन्वेंशनल and rocketry prowess while extended deterrence to partners like Saudi Arabia without triggering wider regional antagonism। अब यहां पर देखा जाए तो बात की जा रही है सऊदी अरेबिया और ईरान की, ठीक है। तो पाकिस्तान ने देखो ईरान के साथ कोई वॉर नहीं लड़ी, ठीक है, दोनों के दरमियान में जो वो कह ले के कैलिब्रेशन करवाए, रीअप्रोचमेंट करवाए कि भाई इस तरह जो है वो मामला नहीं चल सकता, आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है, ईरान को कहा गया, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक चीज़ तो ये है। नेक्स्ट अगर देखा जाए रीजनल स्टेबिलिटी एंड द ट्राइलैटरल पैकेट, तो पाकिस्तान ने कह ले सऊदी अरेबिया के साथ तो सितंबर 2025 के अंदर डिफेंस पैकेट साइन किया, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने और टर्की ने मिलकर एक डिफेंस पैकेट साइन किया जिसको मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, जो मक्का के अंदर साइन किया गया,
ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज गेन हुआ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरबिया की तरफ से जो है कह लें कि पाकिस्तान की हेल्प भी की गई, जो है कह लें कि $3 बिलियन भी दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, ताकि कह लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, वो किस वजह से दिए गए, जब यूएई ने पैसे अपने वापस मांगे। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी एंड ट्राइलैटरल की बात हमने कर ली। रोल ऑफ एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय बल्कि क्या क्या स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि भाई ईरान बार बार अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है, लेकिन बल्कि क्या स्टेबिलिटी की तरफ आया पाकिस्तान ने कि भाई किस तरह जो है वो रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। इसलिए जो है वो कह लें कि ईरान और कह लें कि सऊदी अरबिया के दरमियान में हमें कहीं ना कहीं पर डेवलपमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रोल एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, मैनेज्ड रिलेशनशिप अक्रॉस डीपली डिवाइडेड रीजनल फॉल्ट लाइन्स। ठीक है, यूएसए, ईरान, ठीक है, उसके बाद गल्फ स्टेट्स, टर्की, विदाउट इंसाइटिंग हॉस्टिलिटी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो चाइना और कह लें कि यूएसए के दरमियान में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ रिलेशंस देखने को मिले। इसी तरह यूएसए और ईरान के साथ ऑलरेडी वॉर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का रिलेशंस दोनों के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया और हमें ईरान के दरमियान में टसल देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान का रिलेशन दोनों के साथ जो है वो चल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक बैलेंसिंग एक्ट के जरिए जो है वो कह के अपने रिलेशंस को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो पाकिस्तान को कह के हासिल हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पावर वाया ट्राइलैटरल अकॉर्ड, आपको पता है कि सऊदी अरबिया और कह लें कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान में जो अभी हमें ट्राइलैटरल डिफेंस पैकेट देखने को मिला, जहां पर सऊदी अरबिया फाइनेंशियली तौर पर जो है वो स्ट्रांग है, टर्की जो है कह लें कि अनमैन्ड सिस्टम है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद मिलिट्री एक्सपर्टीज़ है। पाकिस्तान के लिए एक ही चीज़ इनफ है और वो है न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए नाटो की बात की जा रही है कि भाई नाटो के इक्वल समझा जा रहा है, ये इसको कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन ये उसके इक्वल नहीं है, ना ही ये हमें कोई कह ले कि इस तरह का मिलिट्री एक्सेस या ब्लॉक देखने को मिलता है। जो नाटो की बात की जाती है ना आर्टिकल 5 की, देखिए उनके पास फोर्स है, उनके पास एक कमांड है, लेकिन अभी तो ये साइन किया गया, अभी फोर्स नहीं है, कमांड नहीं है, तो अभी ये भी नहीं पता कि ऐसे कौन से अटैक्स है जिनके बेस के ऊपर जो कह ले कि दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर कह ले कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल किया। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस एंड इंडियन आइसोलेशन, तो आपको पता है कि इंडिया को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए कि पाकिस्तान को विलीफाई करने के लिए, डिफेम करने के लिए। पहले तो ये करता रहा कि भाई कह ले कि टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान आज भी जो है टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी जंग लड़ रहा है, और यहाँ तक ऑपरेशन शबान स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन गज़बुल हक स्टार्ट किया गया, और अभी भी बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर बार बार अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना एज ए पीस मेकर, एज ए फैसिलिटेटर या एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, शिफ्टिंग रीजनल बैलेंस है। ठीक है, इंडियाज फोकस ऑन काउंटरिंग पाकिस्तान एज लीड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, मिलिट्री इरेलीवेंस, ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, मल्टीपोलैरिटी, दुनिया तो पूरी जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, लेकिन इंडिया क्या जा रहा है कि सिर्फ इजराइल की तरफ जा रहा है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेंथेंड deterrence Pakistan enhanced military partnership create formidable deterrent against potential external misadventures। अब मिसएडवेंचर्स जो हमें देखने को मिला कि 2025 के अंदर जो मई के अंदर वॉर हुई, ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री पावर ने अपना कह लेके परफॉर्मेंस दिखाई, और जिस तरह कह लेके 7 to 8 कह लेके यहाँ पर फाइटर जेट्स को गिराया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान को वहाँ पर भी रिकग्निशन मिली। ठीक है, और अब जो है पाकिस्तान ने जिस तरह एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, जिस तरह मीडिएटर रोल प्ले किया, तो अब भी पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिकग्निशन है, ये बात कर चुके हैं, कंट्रास्ट विद डोमेस्टिक चैलेंजेस। लेकिन एक चीज़ अभी भी खत्म नहीं हो रही है, वो है डोमेस्टिक चैलेंजेस। तो डोमेस्टिक चैलेंजेस को खत्म करना जरूरी है। लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव फॉर रिफॉर्म्स सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पावर रिक्वायर्स एड्रेसिंग डोमेस्टिक गवर्नेंस फेलियर्स। तो डोमेस्टिक लेवल पर जो गवर्नेंस फेलियर्स हैं देखने को मिल रहे हैं, इसको एड्रेस करना पड़ेगा फॉर कह लें कि कॉम्प्लीमेंट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक गेंस। तो फर्दर अगर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक गेंस जो हासिल करने हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान को डोमेस्टिकली जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान ने कह लें कि जिस तरह बैलेंसिंग एक्ट का यूज़ किया, और जिस तरह डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, और हार्ड पावर यूज़ की, मुवस्सर
तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जाकर जंग लड़ी। हालांकि कल के कंट्रीज आमने सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान उन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को कायम रखे हुए है, ठीक है, ईरान के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ भी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस गेन हुए पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पाकिस्तान गवर्नेंस फेलियर, द मिथ ऑफ न्यू प्रोविंसेस वर्सेस स्ट्रक्चरल एलिट कैप्चर, ठीक है। अब देखें इसके अंदर थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट कह लें कि यहाँ पर कह लें कि क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है, लेकिन हमने बैलेंस अप्रोच के साथ इसको डिस्कस करना है। ये गवर्नेंस फेलियर्स बेसिकली है मलिहा लोधी साहबा का टॉपिक है, ठीक है। पुश फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, पॉलिटिकल बैकलैश। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नेंस फेलियर्स की जो बात की जा रही है ना, कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नेंस फेलियर्स देखने को मिल रही है। जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन उन्होंने एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि मैं आज पॉलिटिकल स्पीच करने वाला हूँ, सियासी तकरीर करने वाला हूँ। अब इस चीज़ को जो है किसी ने नहीं पिक किया। उन्होंने सियासी तकरीर में यह कहा कि भाई आपका इंटरनल जो सिस्टम है वो आपका कोलैप्स कर चुका है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है, वो कोलैप्स कर चुका है। और कोलैप्स करने की वजह क्या है कि भाई आपका यही कहा जा रहा है कि भाई पॉपुलेशन जो है आपका साइज बढ़ता जा रहा है, प्रोविंसेस के जो कह लें साइज बढ़ता जा रहा है, इसको कम किया जाए ताकि कह लें कि यहाँ पर डोर स्टेप हमें डेमोक्रेसी देखने को मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट का जो थर्ड टायर है वो आपका फेल पड़ा है, जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि प्रपोजल सिस्टम कोलैप्स, तो ये बात हम कर चुके हैं अभी कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये कहा गया कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट बैकएंड की अगर बात की जाए, द मिलिट्री स्पोक्स पर्सन एंडोर्स द कॉल। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे डीजी हैं आईएसपीआर के, वो भी डीजी साहब भी ये कहते हैं कि भाई आपका जो गवर्नेंस जो है वो सिस्टम जो है वो कह लें कि रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कह लें कि 255 मिलियन जो है वो लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है, बनाने भी चाहिए, ठीक है। और सिविलियन गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, उन्होंने ये कहा, ठीक है। वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल एंड लीगल रिजेक्शन की अगर बात की जाए तो सिंध की तरफ से जो है वो कह लें कि न्यू प्रोविंसेस को लेकर रिजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, बाकी आपको नेम वगैरह पता ही है, यहाँ पर पीपी के सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने रिजेक्टेड डिवाइडिंग सिंध अवामी तहरीक है। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी डिक्लेयर किया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्रपोजल, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये चीज़ भी है। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो कह के कॉजेज हैं या रीजंस हैं गवर्नेंस फेलियर्स के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 239 जो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 239 के जरिए जो है वो कह लें कि अमेंडमेंट बिल पेश किया जा सकता है, न्यू प्रोविंसेस बनाए जा सकते हैं। हालांकि आपका आर्टिकल 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। 2394 की अगर बात की जाए तो प्रोविंसेस की बात की जा रही है, तो सबसे पहले 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रोविंसेस के अंदर, देन जो है आपका पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा, और देन जो है फिर जो है वो फाइनल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जो वो कह लें कि मैंडेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनेबल टाइमिंग एंड स्पूरियस लिंक टू गवर्नेंस। अब ये चीज़ स्पूरियस का मतलब होता है खोटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो टाइमिंग आप चेक करें ना कि 4 प्रोविंसेस के दरमियान में अभी हमें कह लें कि टेंशन देखने को मिल रही है। जीबी वाला इशू आपके सामने ही है, ठीक है, एजेके वाला इशू आपके सामने है, बलूचिस्तान का आपके सामने या केपीके का आपके सामने। और इस सिनेरियो में यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी जाती है और लिंक किया जाता है कि भाई आपके पॉपुलेशन का साइज जो है बढ़ता जा रहा है, और इसको जो है कह के कम किया जा सकता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जरिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और आगे जो है हम बात करेंगे कि बेसिकली कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है, रीजंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमें गवर्नेंस फेलियर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद ही स्किप कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी नहीं है, कुछ हैं जो कह लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद टेम्प्ट इनिशिएटिव की बात की जाए, डिबेट कम्स एट अ वॉलेटाइल मोमेंट व्हेन वन प्रोविंस फेसेस एक्टिव इंसर्जेंसी एंड अदर एक्सपीरियंसेस राइजिंग मिलिटेंट वायलेंस की बात की, एजेके वाला इशू आपके सामने, वाइड स्प्रेड सिविल अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। उसके बाद मिस एट्रीब्यूटिंग द गवर्नेंस क्राइसिस, तो इसको पॉपुलेशन साइज के साथ जो है वो प्रोविंशियल साइज की बात की जा रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने की बात की जा रही है। कहीं यहाँ तक ये बात ठीक भी है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाने चाहिए। लेकिन अभी आप टाइम तो चेक करें ना,
कि टाइम कौन सा चल रहा है, कौन से कंटेम्परेरी सिनेरियो में जो हमें ये स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए ट्रू ड्राइवर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस कोलैप्स, अब कोलैप्स जो किया है गवर्नेंस ने, अब इसके पीछे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए एलिट कैप्चर एंड रेंटियर स्टेट, देखिए ये काफी एक कह लें कि स्टिक किस्म का हमें जो कह लें कि क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है जब आप रेंटियर स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, रेंटियर स्टेट का मतलब होता है विदाउट मेहनत किए आप जो है वो अर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन एड्स की बात की जा रही है, लोन्स की बात की जाती है। ठीक है, कह लें कि एड्स की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली। ठीक है, एलिट कैप्चर देखा जाए तो पूरा सिस्टम आपका कह लें कि किसके अंडर कंट्रोल है, एलिट के। एलिट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स है, एलिट कैप्चर्ड आपकी इकॉनमी है, एलिट कैप्चर्ड आपके कह लें कि यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, एलिट कैप्चर्ड आपके इंस्टीट्यूशन है, तो पीछे बचा क्या। ठीक है, गवर्नेंस फेलियर जो है वो इसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, symbiotic networks between political and military elites prioritize self-interest and resources extraction over public needs and blocking tax, land and governance reforms जो है वो नहीं है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्मेशन होनी रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहे। गवर्नेंस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो नज़र नहीं आते। ठीक है, और बात की जाती है न्यू प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट है, असल में रियलिटी चेक दिया जा रहा है कि बेसिकली ये चीज़ें तो अभी हम फेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इश्यूज का सामना है। ठीक है, और किस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट दी जा रही है, ये चीज़ भी है। तो गवर्नेंस फेलियर की बेसिकली कॉजेस की बात की जा रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अनइक्वल पावर डायनामिक्स आपके सामने ही है। ठीक है, अब अगर देखा है रिपीटेड साइकिल बिटवीन मिलिट्री रूल एंड सिविलियन गवर्नेंस, कभी आपका मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी यहाँ पर गवर्नेंस रूल हमें देखने को पार्लियामेंटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, सिविलियन गवर्नेंस देखने को मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री उठाकर देखें आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट कह लेकर 30 ईयर प्लस जो है वहाँ का मिलिट्री ने रूल किया। ठीक है, तो कभी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिल रहा है, कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही हमें एक हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह जो है वो बात की जाए तो IMF को लेकर बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, कभी फर्स्ट कह लें कि यहाँ पर कह लें कि उससे हमें कह लें कि यहाँ पर किस्त लेनी पड़ती है, कभी सेकंड किस्त हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, तो बार बार जो है वो कह लें कि IMF की तरफ हमें जाना पड़ता है, तो ये चीज़ भी है। उसके अलावा अगर देखा जाए अनसस्टेनेबल बोरोड ग्रोथ की बात की जाए, इकोनॉमिक्स यहाँ पर रिलायंस एक्सटर्नल लॉन्स बेल आउट्स एंड रेमिटेंसेस, ठीक है, क्रिएटेड अ लो ग्रोथ हाई डेट ट्रैप रादर देन बिल्डिंग डोमेस्टिक रेवेन्यू फिजिकल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर ना तो फिजिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ना डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बेल आउट्स प्रोग्राम्स के ऊपर है, रेमिटेंसेस के ऊपर है, लोन्स के ऊपर है। तो भाई जो आपके कह लें कि यहाँ पर फिजिकल स्टेबिलिटी है, या कह लें कि यहाँ पर जो फिजिकल हमें क्राइसिस या डेफिसिट देखने को मिल रहा है, वो किस तरह हम उसको कम कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी है। लास्ट पॉइंट रहेगा एक्सटर्नल ओवर रीच एंड इंटरनल अंडर रीच। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर भी काफ़ी जो है हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो असरात जिस तरह जियोपॉलिटिकल हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर या रीजनल लेवल के ऊपर, तो उसके भी कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, prioritizing geopolitical conflicts and defense expenditures over domestic economic health and education infrastructures। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है या एक्सटर्नली तौर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिकली अगर देखा जाए जो फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी हेल्थ या एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो वो फोकस नहीं किया जा रहा। ठीक है, तीनों का बेसिकली डोमेस्टिक इकोनॉमिक हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैज सेवेरली अरोडेड स्टेट डिलीवरी, जो कह लें कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी, वो यहाँ पर कह लें कि पे नहीं हो पा रही। किसकी वजह से? बेसिकली यहाँ पर सिर्फ गवर्नेंस फेलियर की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजंस रहेंगी जिसको आप लाजमी नोट करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा पाकिस्तान से डोमेस्टिक गवर्नेंस फेलियर की बात की जा रही है, डेवोल्यूशन। देखिए इसके अंदर 4 चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी चीजों का मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, 4 चीजें, एक तो लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, दूसरा देखा जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट है, जो कह लें कि जो सही कह लें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए या फिजिकल डेवोल्यूशन होनी चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 18th अमेंडमेंट के फेलियर की बात की गई। ठीक है, तो इसकी वजह से गवर्नेंस फेलियर देखने को मिल रही है। इसी तरह बात की जा रही है कि नेशनल एक्शन जो प्लान बनाया गया था, जो 20 एजेंडास पर बेस करता था, 2014 के अंदर बनाया गया,
ठीक है, तो उसकी भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, अगर हुई है तो पूरा फोकस चला गया सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन जो बाकी है हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, बाकी डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया। इसके साथ अगर देखा जाए तो ट्रेड की अगर बात की जाए तो ट्रेड अभी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ बंद है, क्योंकि अफगानिस्तान ही वो रास्ता है जिसके जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जा सकता है, सेंट्रल एशिया तक जो है कह लें अपने ट्रेड की जा सकती है। लेकिन दोनों के साथ जो है ट्रेड बंद है, 10 महीने हो चुके हैं, 10 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, और इससे भी बिलियन डॉलर का वो जो है कह लें कि लॉस हो रहा है। अफगानिस्तान का भी हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिट फीस जो वो हासिल करता था वो भी उसको नहीं मिल रही, ठीक है, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर कह लें लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि टापी वाला प्रोजेक्ट है वो भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं किया गया, और कासा 1000 प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि इसकी वजह से हमें गवर्नेंस फेलियर देखने को मिल रहा है। एक तो डेवल्यूशन जो पावर होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट तक जो पावर दी जानी चाहिए, डेलीगेट करनी चाहिए, वो नहीं की गई। उसके अलावा जो फाइनेंशियल बैकअप था या सपोर्ट करनी चाहिए थी वो भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं पर यही बात की जा रही है कि ये डोमेस्टिक जो गवर्नेंस फेलियर है इसकी वजह से यह था कि डेवल्यूशन जो होनी चाहिए वो सही प्रॉपर नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो पूरा फोकस सिक्योरिटी पर चला गया, और बाकी जो चीज़ें थी, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी या फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एजुकेशनल सिक्योरिटी है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो डिबेट ऑन सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड डेवल्यूशन, तो टोटली जो हमें यहाँ पर कह लें कि सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिल रही, तो जो भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सेंट्रल लेवल पर हो रही है या प्रोविंशियल लेवल पर हो रही है, लोकल गवर्नमेंट को जो है वो कह लें कि इंक्लूड नहीं किया जा रहा। हालांकि आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट आपका कह लें कि फेडरल का थर्ड टायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया के अंदर आप देख लें, यहाँ पर चाहे चाइना के एग्जांपल ले लें, इंडिया के एग्जांपल ले लें, या आप कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज़ के एग्जांपल ले लें, यहाँ तक कि यूएसए के एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर पावर डिवॉल्व होती हुई नज़र आती है, ठीक है। वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो आपको डिवॉल्व होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। एक चीज़ तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग सारी वहाँ पर है। क्रुशियल रोल ऑफ लोकल बॉडीज अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा। स्मॉलर प्रोविंशियल डिबेट की बात की जा रही है, तो भाई स्मॉलर यूनिट्स यहाँ पर बनाने जाने की बात की जा रही है। हालांकि आपका लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ पर फेल पड़ा है उसको अपलिफ्ट कर लिया जाए, ये चीज़ भी है, ठीक है। ऑब्जर्वर्स पॉइंट टू इंटरनेशनल मॉडल्स इंडियाज क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब एक्सपर्ट्स यहाँ पर बार बार एग्जांपल देता है, भाई इंडिया प्रोविंसेस बना रहा है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना रहा है, चाइना बना रहा है, भाई इससे तरक्की हो रही, लेकिन भाई लोकल गवर्नमेंट को भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं करोगे, चाहे जितने मर्जी आप यूनिट्स बना लो, क्या फायदा होगा। तो यही चीज़ है। अगर चाइना के अंदर देखा जाए तो उसकी जो पावर है या रिसोर्सेज है वो डिवॉल्व है, ठीक है, लोकल लेवल तक, यही चीज यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 18 की बात की जा रही है। अब 18th अमेंडमेंट आपको पता 2010 के अंदर पास की गई, जिसका पर्पस है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दे दी गई, लेकिन प्रोविंसेस ने आगे क्या किया, लोकल कह लें कि यहाँ पर लोकल बॉडीज को कह लें कि पावर आगे जो है वो कह लें कि शिफ्ट की, रिसोर्सेज शिफ्ट किए, फिजिकल डेफिलेशन या फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, या पावर डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, नहीं मिली। यही चीज यहां पर कही जा रही है। गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर्स एंड बॉर्डर प्रोविंसेस, आपको पता है। अब यहां पर बात करते हैं सिक्योरिटी, जो पूरा फोकस किया गया, नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई, ठीक है, 2014 के अंदर जो बेसिकली बनता हुआ नजर आया, और 20 एजेंडाज बेसिकली है, ठीक है। अब इसका पूरा फोकस सिक्योरिटी के ऊपर चला गया, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज आज भी खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, केपी के अंदर, हालांकि हमारी मिलिट्री ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अभी भी कर रहा है, और सिर्फ मिलिट्री ही की बेस के ऊपर आज पाकिस्तान सर्वाइव कर पा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेकिन आज भी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर है, या जीबी के अंदर है, या आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो अभी भी इंटरनल सिक्योरिटी का इशू, इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो अभी भी प्रिवेल हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा, और खत्म किए भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी है। लिमिटेशंस ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, तो आपको पता है कि ऑपरेशंस जो है वो कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से बार बार कह लें कि किए जाते हैं। ऑपरेशन शबान आपके सामने है, गजबुल इलाका आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओवर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है। अवॉल्व इनटू सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच बन कीजिए। साइड लाइनिंग, लोकल कम्युनिटीज को साइड लाइन किया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी को, ठीक है। बॉर्डर ट्रेड डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक आइसोलेशन की अगर बात की जाए, लिवलीहुड डिसरप्शन। अब जितने भी बॉर्डर एरियाज के अराउंड बैठे हैं उनकी रोजी रोटी क्या है,
वो तो इधर से उधर से कह लेके सामान लेकर जाते हैं, आते हैं, कह लेके यहाँ पर सेल करते हैं, तो दैनिक जो है उनका कह लेके गुजर बसर होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड बंद है, इस तरह सेंट्रल एशिया तक हमारी ट्रेड नहीं हो पा रही, तो बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सटेंडेड क्लोजर ऑफ ट्रेड रूट्स टू अफगानिस्तान आर प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट फॉर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैव रिजल्टेड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, ये चीज़ भी। उसके बाद ट्रेड एज ए पीस मैकेनिज्म है, ठीक है, इकोनॉमिक आइसोलेशन फ्यूल्स रीजनल एलिनेशन एंड इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, reinforcing the principle that active trade reduces security conflicts। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, तो इस तरह अगर देखा जाए स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट तक जो है वो कह के एक तो पावर की कह के डेवल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज की भी डेवल्यूशन होनी चाहिए। बात की जा रही है फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन या कह सकते हैं कि पावर की डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशिया, इसके साथ ट्रेड को दोबारा जो है वो कह लें ओपन किया जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए जॉइंट बॉर्डर मार्केट्स है, इसके बाद बैलेंस्ड नेशनल एक्शन प्लान है, उसको भी विद बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, मैचिंग डिप्लोमेटिक सक्सेस पाकिस्तान रिसेंट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक गेंस, ये बात की जा रही है, मस्ट बी सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड एक्यूटेबल गवर्नेंस। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों टॉपिक्स के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी जो गवर्नेंस है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथन होनी चाहिए, इनपावर होनी चाहिए। ठीक है, आप गुड गवर्नेंस यहां पर कह सकते हैं। अगर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक गेन्स हासिल करने हैं, ठीक है, या स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को हासिल करना है तो पाकिस्तान को डोमेस्टिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब ये गवर्नेंस फेलियर्स की बेसिकली रीजंस थी जो मलिया लोधी साहिबा ने भी प्रीवियस टॉपिक के अंदर बताई। ठीक है, उनसे थोड़ा सा ये हटकर हमें चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो इनको आप लाजमी ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जॉइंट ट्रेड कमेटी जो यहाँ पर 10th सेशन हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और ये बेसिकली आपका 3 से 5 कह लें कि अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर हमें देखने को मिला। ठीक है, सेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से जो है कह लें कि 22 ऑफिशियल डेलीगेशन आया था। ठीक है, जिसके अंदर कह लें कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन भी थे। ठीक है, या बिजनेस डेलीगेशन भी इसके अंदर इंक्लूड था। जो फोकस एरिया था बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है जल्दी से जल्दी जो है कह लें कि अप्रूव किया जाए, इसके साथ जो है वो बार्टर सिस्टम को कह लें कि स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाए, एशिया के लेन देन की या तजारत की बात की जा रही है। इसके साथ अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होना चाहिए, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए जॉइंट जो बॉर्डर मार्केट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह ताफ्तान बॉर्डर है तो वहाँ पर जो है वो कह लें कि काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भी। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए तो कस्टम्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, रिमूविंग लॉजिस्टिक बैरियर्स को ख़त्म करना है, पावर कनेक्टिविटी एंड पोर्ट लॉजिस्टिक कराची और गवादर को बेसिकली कनेक्ट करना है ईरान के साथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अभी भी मिस है, जो पीस पाइपलाइन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान को जो एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो पाकिस्तान का कहीं हद तक जो है वो कह लें कि इससे बाहर आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं द ट्रेड टू $10 बिलियन। देखें इस ट्रेड के इस मीटिंग के अंदर या सेशन के अंदर एक चीज हमें देखने को मिली कि भाई ट्रेड को $10 बिलियन तक लेकर जाना। अब ईरान को भी रीजनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस या इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके भी रास्ते बंद है। ठीक है, तो उसको भी कह लें कि कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान नजर आता है कि भाई पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए तो कह लें कि ट्रेड की जा सके या आगे भी लेकर जाया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब पाकिस्तान ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया तक जा सकता है, तो ये भी चीज है। अब दोनों कंट्रीज के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 2024 से 25 तक $3.1 बिलियन हमें ट्रेड देखने को मिली। इसी तरह अगर देखा जाए 25 to 26 तक जो है हमें $2.2 बिलियन जो है वो ट्रेड देखने को मिली दोनों कंट्रीज के दरमियान में। अभी करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो $3 बिलियन से जो हमें नीचे जो है ट्रेड देखने को मिल रही है और ये $10 बिलियन तक लेकर जाने की बात की जा रही है। अब इंडिया की तरफ
तरफ से क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, राइस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और मैंगोज को किया जा रहा है, जो 60% हमें जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। इसी तरह ईरान की तरफ से क्या जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, बेसिकली पेट्रोलियम एंड हाइड्रोकार्बन्स जो हमें यहाँ पर गैसेस जो है वो इंपोर्ट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट की जा रही है, ईरान की तरफ से। तो ये 10th सेशन हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, जो 3 से 5 अगस्त तक जो है वो कंटिन्यू रहा है। ठीक है, तो ये आप लाजमी नोट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट्स है। ठीक है, ये डेवलपमेंट्स है बेसिकली जो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी, अफगान सेफ हेवन्स एंड यूएसए बायलैटरल एंगेजमेंट, द कश्मीर क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखें, अफगान बेस्ड टेररिस्ट थ्रेट एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद साहब वार्नड यूएनएससी की बात की जा रही, सिक्योरिटी काउंसिल की, दैट मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग टीटीपी, बीएलए, उसके बाद मजीद ब्रिगेड है, आईएस खरसान है, ईटीआईएम है, उसके बाद अल कायदा एफिलिएट्स है। ठीक है, कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम द सेफ हेवन्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो सेफ हेवन की बात की जा रही है कि अफगानिस्तान के टेरिटरी से या सॉइल से क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अंडर अ परमिसिव एनवायरनमेंट। उसके बाद है डिमांड ऑन तालिबान एक्सटर्नल स्पॉन्सरशिप, उसके बाद अर्जेड तालिबान अथॉरिटीज टू प्रिवेंट अफगान सॉइल फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर अटैक। तो भाई ये बात की जा चुकी है, पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि भाई आप अपनी टेरिटरी को जो है किसी स्टेट के अगेंस्ट ना यूज होने दें, स्पेशली अगर बात की जाए टेररिस्ट की। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है वो 5 अगस्त 2019 को जो है वो एंड किया गया। ठीक है, इसी तरह जो हमें 5th एनिवर्सरी जो हाईलाइट होते हुए नजर आ रही है अफगान तालिबान गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, जो 2021 के अंदर पूरा सिस्टम को कंट्रोल किया। अब अगर बात की जाए, ये तो ब्रीफिंग थी बेसिकली यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और ये एक दिन बाद हमें देखने को मिली, लेकिन इससे पहले यूएसए पाकिस्तान काउंटर डायलॉग, और ये कौन से बेसिकली 4th है, और ये वॉशिंगटन के अंदर हमें देखने को मिले, जहां पर यूएसए ने कहा है कि पाकिस्तान के मिलकर जो है वो साथ मिलकर जो है वो कह लेके ये टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेगा। लेकिन ये भी कहा है कि यूएसए बेसिकली क्या करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, जिस तरह पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर कह लेके टेररिस्ट अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज भी डेलीगेशन लीड बाय यूएसए कोऑर्डिनेटर है ग्रीगरी। उसके बाद अगर स्पेशल सेक्रेटरी हमारे जो है नबील मुनीर साहब, इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, इस मीटिंग को या डायलॉग को। ठीक है, वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, और ये 4th पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग। ठीक है, जॉइंट रिजॉल्व है, रीफॉर्म्ड शेयर्ड कमिटमेंट्स टू के दोनों के कन्फ्रंट रीजनल थ्रेट्स ग्रुप आईएस के, उसके बाद अलकायदा, टीटीपी, बीएलए, दोनों ने कमिटमेंट्स की है। इंप्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिसमेंटल टेररिस्ट फैसिलिटेशन नेटवर्क्स। तो जितने भी नेटवर्क्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर खत्म किया जाएगा। ये दोनों ने मिलकर जो है कमिटमेंट्स की है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इसको आप लाजमी ऐड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है वो कह के टेररिज्म का जो इशू है वो फेस कर रहा है इंटरनली तौर पर। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान सोमालिया डिफेंस डिप्लोमेसी। इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब इस टॉपिक से हटकर करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर है अहमद मौलम फिकी, उन्होंने बेसिकली जीएचक्यू का जो है विजिट किया रावलपिंडी के अंदर। ये आर्मी के साथ भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेवल फोर्सेस है उनके साथ भी मिले हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी जो है मिले हैं, उनके चीफ के साथ। ठीक है, अभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर हम थोड़ा सा जो है वो कह के चीज़ों को ऐड करते हैं। देखिए, सोमालिया के साथ पाकिस्तान अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है, वो किसकी वजह से अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की वजह से, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर देखा जाए तो डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और सोमालिया को सपोर्ट करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि सोमालिया जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो सोमालीलैंड है वो सोमालिया का पार्ट है। सोमालीलैंड सोमालिया का पार्ट था, और सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया किसने एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, इजराइल ने। लेकिन वहां पर यूए की सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अब टर्की और सऊदी अरेबिया क्या कर रहे हैं, सोमालिया को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया और इजराइल सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें जो है कह के इनकी राइवलरीज देखने को मिल रही है। अब पाकिस्तान क्यों है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट साइन कर चुका है सऊदी अरेबिया के साथ सितंबर 2025 के अंदर, और इसी तरह पाकिस्तान टर्की के साथ भी जो है वो कह के हमें रिलेशंस देखने को मिले, और स्पेशली अगर देखा जाए तो मक्का पैकेट साइन किया गया तीनों कंट्रीज के दौरान। ठीक है, तो अब हमें इनके दरमियान में कह लें कि डिफेंस डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। ठीक है,
हाई लेवल डिफेंस एंगेजमेंट एट GHQ, ठीक है, डेलीगेशन मीटिंग है। उसके बाद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होस्टेड हाई लेवल सोमाली डिफेंस एट डेलीगेशन लीड बाय डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुअल्लम फ़िकी एट GHQ इन रावलपिंडी, ठीक है। कोर एजेंडा क्या था? डिस्कशन फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की गई है। मेजर्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, तो यहाँ पर सोमालिया के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई। स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी अपरेटस सपोर्ट्स है, तो फील्ड मार्शल की तरफ से यह कहा गया कि हम जो है वो कह के मिलिट्री सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और टर्की पहले से ही कर रहा है, क्योंकि टर्की की तरफ से ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो सोमालिया के अंदर जा रही है, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो अब तीनों एक पेज पर हैं, तो तीनों ही जो है सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो अगर द रीअफर्म्ड पाकिस्तान कमिटमेंट्स टू स्ट्रेंथन सोमालियाज सिक्योरिटी अपरेटस एंड प्रमोटिंग रीजनल पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन है, बोथ साइड्स एम्फसाइज्ड डीपनिंग मिलिट्री टू मिलिट्री टाई की बात की गई, जॉइंट कैपेसिटी मिलिट्री जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स टू काउंटर शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। सोमालिया एप्रिसिएशन काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, ठीक है, यहाँ पर सोमालिया की तरफ से। उसके बाद अगर देखा जाए ये डिफेंस मिनिस्टर है या डेलीगेशन है, ये हमारे जो नेवल और एयर फोर्सेस बायलैटरल मीटिंग्स भी देखने को मिले, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी नेवी है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब से भी यहाँ पर मीटिंग की गई है, मिनिस्टर फ़िकी ने की है, बेसिकली जो नेवल का हेड क्वार्टर है वहाँ पर। एयरफोर्स कॉपरेशन, ठीक है, और जो हमारे पास है पैफ, बेसिकली चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हमारे पास है चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, इनके साथ भी मीटिंग की गई है, और ये एयर हेड क्वार्टर के अंदर की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर रिकग्निशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, सोमालिया ने डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेज्ड यहाँ पर तारीफ वगैरह किया कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो डिफेंस डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है पाकिस्तान और सोमालिया के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है एज ए केस स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा यूएसए क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजीज, डोमेस्टिक री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस सप्लाई चेन एंड जियो इकोनॉमिक कंपटीशन, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, मेजर यूएसए फाइनेंशियल कमिटमेंट टू क्रिटिकल मिनरल्स, अब यहां पर बात की जा रही है $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड $3 बिलियन फेडरल इन्वेस्टमेंट पैकेजेस इन माइनिंग एंड बैटरी प्रोजेक्ट्स, किसमें? माइनिंग में और बैटरी प्रोजेक्ट्स टू एक्सपैंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, और इसी तरह पोजीशन यूएसए एज ए मिनरल सुपर पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स सुपर पावर की बात की जा रही है कि यूएसए ये चाहता है कि मिनरल्स सुपर पावर, ठीक है, बनना चाहता है, और उसके लिए इसने $3 बिलियन का इनिशिएटिव लिया। यहां तक कि पहले भी इसने 12 बिलियन जो है ऑलरेडी जो वो कह लेके रेयर अर्थ मिनरल स्टॉक पाइल के ऊपर इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं वो चीज़ें भी है। यहाँ पर लॉन्स की बात की गई है, जो लॉन्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, $1.4 बिलियन ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक कैपिटल कंडीशनल लोन फॉर सिला नैनो टेक्नोलॉजीज लिथियम आयोन बैटरीज। इसके बाद सेकंड लोन दिया गया $400 मिलियन OSC की तरफ से ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक कैपिटल, ठीक है। लोन सनराइजेस एनर्जी मेटल्स की एनर्जी मेटल्स को दिए गए, ठीक है, इनका स्कैंडियम माइनिंग के लिए। उसके बाद $150 मिलियन दिए गए हैं OSC की तरफ से, किसको? निरॉन मैग्नेटिक्स, ठीक है, मैग्नेट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा $58 मिलियन दिए गए हैं यूएसए एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बैंक लोन्स फॉर वेस्ट वाटर रिसोर्सेज एंड ग्लोबल एडवांस्ड मेटल्स एंड 5E एडवांस्ड मटेरियल्स। तो अगर देखा जाए तो ये लोन्स दिए गए हैं ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ताकि मिनरल्स सुपर पावर जो है वो यूएसए बन सके, ठीक है। तो किस तरह जो है हमें यहाँ पर कह लें कि डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, किस तरह यूएसए जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। उसको पता है कि चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स ऑन करता है, ठीक है। तो अब यूएसए चाहता है कि भाई जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स एंड डिफेंस डिमांड्स एंड डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। वेपन स्टॉक पाइल रिप्लेनिशमेंट की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर जो इसके वेपन थे जो बेसिकली ईरान के अगेंस्ट यूज किए गए, ठीक है, तो अब वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए चाहिए यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स, टंगस्टन, जर्मेनियम या स्कैंडियम चाहिए, ताकि जो है क्या किया जा सके, डिफेंस सिस्टम के अंदर इनको यूज किया जा सके, प्रिसिशन मिसाइल बनाए जा सके, इंटरसेप्टर्स और
फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो दोबारा रीबिल्ड किए जा सकें, जो ईरान के साथ वॉर लड़ते हुए इन्होंने कह लें कि खो दिए या लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब उनको दोबारा रीबिल्ड करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद बीजिंग के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, ब्रॉडर पॉलिसी एक्शंस है पार्ट ऑफ वाइडर स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड्स $12 बिलियन जो है स्ट्रैटेजिक मिनरल स्टॉक पाइल की बात की, और ये चीज हमें यहाँ पर जो है कह लें पैक्स सिल्का अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त भी हमें यह चीज देखने को मिली थी जब ट्रंप की तरफ से यहां पर 12 बिलियन स्ट्रैटेजिक मिनरल स्टॉक पाइल की बात की गई थी या इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन वर्कफोर्स एंड माइनिंग एजुकेशन, यहां तक कि ये माइनिंग एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांट्स की अगर बात की जाए तो $100 मिलियन दिए हैं 14 क्रेडिट यूएसए माइनिंग स्कूल को। ठीक है, टू बॉलस्टर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, टारगेटिंग डबलिंग माइनिंग रिलेटेड ग्रेजुएट्स विद इन 2 years। ठीक है, एजुकेशन को, माइनिंग एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। पेंटागन एजुकेशनल सपोर्ट की बात करता है, यहां पर कमिटेड $80 मिलियन टू फंड प्रोजेक्ट्स एट 3 डोमेस्टिक माइनिंग स्कूल। ठीक है, इसी तरह काउंटरिंग ग्लोबल कंपटीशन, बेसिकली ये काउंटर किसको करना चाहता है? ये काउंटर करना चाहता है चाइना को। ठीक है, वही बात हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन एडस्ट एजेंट डोमेस्टिक वर्कफोर्स एंड काउंटर चाइनाज एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड माइनिंग यूनिवर्सिटीज। तो ये चीज़ में हमें जो यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिल रही है ना, माइनिंग यूनिवर्सिटीज़ चाइना के अंदर, उसके पर्पस क्या है? बेसिकली यहाँ पर वर्कफोर्स को बढ़ाना है ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और यही चीज़ यहाँ पर की जा रही है यूएसए के अंदर। माइनिंग स्कूल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्रेजुएट्स निकले, वर्कफोर्स बने, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यूएसए जो है वो कह लें रेयर अर्थ मिनरल्स के स्टॉक पाइल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ईरान के साथ वो वॉर लड़कर जो है वो अपना काफ़ी नुकसान कर चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसए एंड पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से वर्चुअल टॉक्स हुई है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, आप भी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूएसए की तरफ से जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जैमसिन जो है वो कह लें गरीर की बात की जा रही है। इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की है, इसके अंदर क्या डिस्कशंस हुई हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए यूएसए पुश फॉर पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स, भाई यूएसए ने कहा कि भाई जो है वो कह लें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा फोकस है वो क्रिटिकल मिनरल्स पर है, और पाकिस्तान भी जो है वो के अंदर शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान अगर देखा जाए बलूचिस्तान है या जीबी है, वहां से जो हो कह लें मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर कह लें जीडीपी के अंदर कितना रोल है इन मिनरल्स को लेकर, ये भी बात करेंगे। ठीक है, टारगेट इन्वेस्टमेंट्स है यूएसए फर्म्स आर एक्सप्लोरिंग एक्विजिशंस ऑफ स्मॉलर पाकिस्तानी माइंस अलोंगसाइड लार्जर कॉपर है, उसके बाद एंटीमनी है, प्रोजेक्ट्स है टू सिक्योर ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, ताकि ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स को सिक्योर किया जा सके, ये यूएसए की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, दो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर, एनाटॉमी, उसके बाद एंटीमनी और उसके बाद कापर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए फाइनेंसिंग एंड ऑफ स्टेक्स, यूएसए एक्सिम बैंक जो है कमिटेड $1.25 बिलियन जो है वो कलेक्ट रिकोडेक कापर गोल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए देगा बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, देगा ये कहा गया है। यूएसए फर्म्स आर आल्सो एक्वायरिंग रॉ ऑफ स्टेक्स सच एज यूएसए स्ट्रैटेजिक, जो यहाँ पर मेटल प्रोसेसिंग ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है, जो पहली खेप पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है वो बेसिकली यहाँ पर हमें प्रोसेस होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रंटियर वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सप्लाई की गई है। ठीक है, कंसाइनमेंट एक भेजी गई खेप, बेसिकली उसकी प्रोसेसिंग जारी है यूएसए के अंदर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो यूएसए बेसिकली इसके लिए यूज करना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट है बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, ट्रेड एग्रीमेंट प्रोग्रेस की बात की जा रही है। ठीक है, यही चीज हमें देखने को मिल रही है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए काउंटरिंग मोनोपोली है, तो मोनोपोली अगर देखा जाए मार्केट्स के ऊपर किसकी देखने को मिल रही है, चाइना की, जिस तरह हम अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस डिमांड्स है, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जो मिनरल्स का जो हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जीडीपी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 3% जीडीपी का 3% हमें देखने को मिलता है। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर रिकोडेक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% जो है वो ऐड करता है। ठीक है, जीडीपी के अंदर।
इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस की बात की जा रही है। वाशिंगटन इज इनकरेजिंग पाकिस्तान टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ठीक है, ऑफर अ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है यहाँ पर। यूएसए स्ट्रेंथन बॉडीज लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, जो कह ले के सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज प्रॉस्पेक्टिव जो हमें देखने को मिल रहा है। देखें बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं, ठीक है, इसी तरह हमें सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है जीबी के अंदर, तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ऑलरेडी अगर देखा जाए रिकोडेक प्रोजेक्ट्स है वो आपके सामने ही है, 0.5% ऐड करता है जीडीपी के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए मिनरल्स को लेकर तो 3% ऐड करता है। इतने मिनरल होने के बावजूद भी है जो कह लेके इसका कह लेके हमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो चित्राल के अंदर देखा जाए तो हमें एंटीमनी देखने को मिलती है, वजीरिस्तान है, बलूचिस्तान है, जीबी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कॉपर भी हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में देखने को मिलता है, इसी तरह एंटीमनी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में देखने को मिलता है। तो अगर इन दोनों को निकाला जाए तो पाकिस्तान के जो जीडीपी है उसके अंदर जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लाजमी नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा द क्लैरिटी एक्ट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूएसए, क्रिप्टो रेगुलेशंस, बैंकिंग सेक्टर कंपटीशन एंड लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाजमी नोट करेंगे। देखिए पाकिस्तान के साथ भी ऑलरेडी क्रिप्टो को लेकर एग्रीमेंट एक हो चुका है, ठीक है, आपको अगर याद हो तो, ठीक है। अब अगर देखा जाए प्रोसीजरल पुश एंड लेजिस्लेटिव थ्रेशोल्ड की बात की जा रही है, सेनेट प्रोसीजरल मोशन, सेनेट मेजॉरिटी लीडर जो जॉन थन है उन्होंने बेसिकली फाइल किया। यहाँ पर मिड सितंबर के अंदर इजलास देखने को मिलेगा। एक रेगुलेटरी फ्रेम दिया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ठीक है। बाई पार्टीजन वोट रिक्वायरमेंट से सेनेट लीडरशिप एम्स टू सिक्योर 60 जो है वोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरह नीडेड टू क्लियर प्रोसीजरल हर्डल्स, ठीक है, रिक्वायरिंग देखा जाए सपोर्ट फ्रॉम द ऑल वोटिंग सेनेट रिपब्लिकन्स प्लस एटलीस्ट 8 डेमोक्रेट्स भी इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, ताकि इसको पास करवाया जा सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, इंडस्ट्री इंपैक्ट है। फर्स्ट फेडरल क्रिप्टो रूल बुक हमें देखने को मिल रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इरा में बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। द लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो बेसिकली किसके लिए है, क्रिप्टो करेंसीज के लिए। हालांकि लास्ट ईयर जो है यहां पर स्टेबल टोकन भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। डिजिटल टोकन्स आर क्लासिफाइड एज सिक्योरिटीज भी कंसीडर किया जाएंगे, एज ए कमोडिटीज भी इनको कंसीडर किया जाएगा, असाइनिंग रेगुलेटरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री सपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो फर्म्स के ऊपर भाई जो इसके ऊपर जो है होल्ड करते हैं या कंट्रोल है जिनका, उन्होंने ऑलरेडी 119 मिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट किया है 2024 के इलेक्शन के ऊपर। तो वो तो चाहेंगे कि भाई इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया जाए, है ना, वो तो चाहेंगे, वो तो प्रेशर बिल्ड करेंगे क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, भाई बैंकिंग तो यहाँ पर आपका बैंक जो है वो तो कोलैप्स कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो अगर देखने को मिलेगा तो वो क्रिप्टो करेंसीज में अगर डिपॉजिट समय देखने को मिलेगी तो फिर बैंक किधर जाएंगे, तो ये चीज़ भी है। उसके बाद अगर देखें व्हाइट हाउस पुश एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द व्हाइट हाउस हैव मेड द क्लैरिटी एक्ट a core policy focus following earlier legislation supporting dollar backed स्टेबल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड एथिक डिबेट्स की बात की जाए तो ट्रंप रिपोर्टेड है कि 1.4 बिलियन डॉलर इन इनकम फ्रॉम फैमिली क्रिप्टो वेंचर्स। तो ये जो आपको पता है कि क्रिप्टो के अंदर अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि भाई जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी से आ रही है ट्रंप फैमिली को, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। लीडिंग डेमोक्रेट्स टू डिमांड स्ट्रॉन्गर एथिक्स restrictions on public officials digital assets ventures before supporting the bills। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारे पास जो टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IRs और एसए के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी और लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें एंड थैंक यू सो मच।